हाय एवरीवन। तो मैंने टेलविंड सीएसएस का टी शर्ट पहन लिया है। ये है टेलविंड का लोगो। और टेलविंड क्या होता है? टेलविंड बेसिकली सीएसएस का एक फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं। काफ़ी अच्छा होता है टेलविंड फ्रेमवर्क। अब टेलविंड के अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को हम क्यों नहीं सीख रहे हैं, हम क्यों टेलविंड को सीख रहे हैं? तो बूटस्ट्रैप में काफ़ी सारी कमियां हैं। काफ़ी सारी कमियां मतलब काफ़ी सारी कमियां हैं उसमें। एक तो हमें बूटस्ट्रैप की पूरी सीएसएस फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। उसमें हमें मान लो 10 क्लासेस यूज़ करनी है तो हमें पूरी की पूरी फाइल यूज़ करना पड़ेगा। पूरा का पूरा उनका जितना सीएसएस है उसको इंक्लूड करना पड़ता है। और जब बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक ही जैसे दिखती है। जैसे अगर कोई भी वेबसाइट बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बनी है तो नॉर्मली कोई भी देख के बता देगा कि इसको तो बूटस्ट्रैप यूज़ करके बनाया गया है, क्योंकि उसमें अलग अलग कंपोनेंट बने रहते हैं तो वो हर एक वेबसाइट में सेम दिखते हैं। लेकिन टेलविंड के अंदर ऐसा नहीं है। हम बूटस्ट्रैप देखेंगे, बूटस्ट्रैप हमें पता होना चाहिए क्योंकि कंपनीज में यूज़ होता है बूटस्ट्रैप। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो सारे पुराने प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता था। अभी जो नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो सारे टेलविंड का यूज़ करके क्रिएट किए जाते हैं। और टेलविंड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपर फ्रेंडली भी है, काफ़ी मस्त फ्रेमवर्क है ये। तो बूटस्ट्रैप हम रिएक्ट के बाद सीखेंगे। बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी ये दो चीज़ें हैं जो कि अभी भी कंपनीज में यूज़ की जाती हैं। जेक्वेरी तो और भी ज़्यादा डेड हो चुकी है, उतना बूटस्ट्रैप के जितना कॉमन नहीं है, लेकिन हम ये दोनों देखेंगे क्योंकि बड़ी कंपनीज में पुराने प्रोजेक्ट्स में ये सब कुछ यूज़ होता है। तो इन दोनों को हम बाद में देखेंगे और हम देखेंगे उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं टेलविंड पर। मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ और आपको टेलविंड की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे खोलता हूँ tailwindcss.com। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। तो ये क्या बोल रहा है कि बिना HTML लीव करे हम अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो हाँ, ये ऐसा ही है। HTML के अंदर ही हम क्लासेस ऐड करते जाएंगे और CSS की हर प्रॉपर्टी के लिए इनके पास, टेलविंड के पास एक एक क्लासेस हैं हर एक प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कि अगर हमें फ्लक्स देना है, डिस्प्ले फ्लक्स, तो उसके लिए एक अलग क्लास है। अगर हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना है उसके लिए अलग क्लास है। तो जितनी भी CSS प्रॉपर्टी हो सकती हैं उसके लिए हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग क्लास है। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम वो टेलविंड की क्लास अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब चलो देखते हैं, ये सब थ्योरी की बातें हो गई, चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक प्रोजेक्ट में हम टेलविंड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम टेलविंड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसमें कुछ नहीं है, बस केवल index.html है। और जब हम टेलविंड यूज़ करते हैं तो हमें CSS खुद से नहीं लिखना होता है, टेलविंड हमारे लिए CSS लिखता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखता है। वो ऑटोमेटिक लिखता रहेगा। जैसे से एक एक लाइन हम लिखेंगे ना HTML में, जैसे हम क्लास लगाएंगे ऑटोमेटिक CSS लिख देगा। तो चलो देखते हैं कैसे हम टेलविंड यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम टेलविंड के वेबसाइट के अंदर आएंगे। यहाँ पे है गेट स्टार्टेड और इस बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा है, हम देख सकते हैं कि ये अगर हमें कार्ड क्रिएट करना है तो ऐसे हमें मतलब पूरे HTML के अंदर ही क्लासेस हम लिखते जाएंगे और पूरी स्टाइल अप्लाई होती जाएगी ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं गेट स्टार्टेड यहाँ पे करता हूँ और हम CDN का यूज़ करके भी टेलविंड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है कि ये प्ले CDN इज डिजाइंड फॉर डेवलपमेंट पर्पज ओनली एंड नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर प्रोडक्शन। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर तुम ये CDN यूज़ कर रहे हो तो इसको केवल सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो, डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब सीखने के लिए बेसिकली, तुम्हें प्रोडक्शन में नहीं यूज़ करना है इसको। तो चलो अभी इसी को यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पे हमें लिंक मिल जाएगा, ये सोर्स यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर कहीं होगा, ऊपर नहीं है, इधर ही है। तो हम ये पूरा स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे और अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लगा देंगे। जावास्क्रिप्ट नहीं, अपने HTML के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये करने से क्या होगा, ये करने से हम टेलविंड की क्लासेस को यूज़ कर सकेंगे। कैसे? हम एक बार मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ। टेलविंड के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे कि अगर हमें बैकग्राउंड कलर रेड करना है तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बैकग्राउंड, ठीक है, मैं केवल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सर्च करता हूँ अब कि मैं बैकग्राउंड कलर कैसे दूंगा।
तो ये देखो बीजी ट्रांसपेरेंट, बीजी स्लेट, बीजी ये करके आ रहा है। तो अगर हम बीजी न्यूट्रल 500 दे देते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। और आप देखना तो यहाँ पे हर एक कलर का ये रहता है, मतलब ये 50 से स्टार्ट हो रहा है, कोई कोई 100 से स्टार्ट होता है, नहीं 50 से स्टार्ट होता है सारा शायद, हाँ तो 50 से स्टार्ट होता है, 50, 100, 200, 300, 400, 500, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसकी डार्कनेस बढ़ती जाती है हर एक कलर की। तो यहाँ पे जैसे रेड है तो बीजी रेड 500 हम कर सकते हैं, और बीजी रेड लगभग मतलब 500 मीडियम में है, मिडिल में, और ऐसे 900 तक पहुंच जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस क्लास को अगर हम अपने इस H1 के ऊपर डाल दें, मैं क्लास यहाँ पे लगा देता हूँ, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस नाम से ना तो हमने CSS क्लास मतलब ना तो हमने CSS लिखा है और ना तो स्टाइल लिखा है, तो केवल क्लास देने से तो कुछ होगा नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये जो टेलविंड का जो लिंक है, CDN लिंक, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, तो ये देखो ये क्लास अप्लाई हो गई यहाँ पे। और ये केवल रेड नहीं हुआ, ये एक चीज मैं अगर रेड को हटा दूं यहाँ से, तो पहले तो ये इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया है, ये फॉन्ट साइज छोटा हो गया, फॉन्ट वेट कम हो गया है। तो बाय डिफॉल्ट जो टेलविंड है वो क्या करता है, वो हर एक एलिमेंट का फॉन्ट साइज छोटा कर देता है, 16 पिक्सल शायद कर देता है, सबको पी टैग जैसा बना देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो H1 है इसका देखो यहाँ से मार्जिन हटा दिया है पहले तो इसने, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ से मार्जिन हटाया है इसने, ये H1 से, H2 से, H3 से, मतलब जहाँ जहाँ भी मार्जिन होता है वो सब हटा दिया है, ठीक है। और फॉन्ट साइज इनहेरिट कर दिया है, यानी कि इसका फॉन्ट साइज अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो ये 16 पिक्सल है, और इनहेरिट यानी कि बॉडी का जो फॉन्ट साइज होगा वो ऑटोमेटिक वहां से ले रहा है, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज इसने चेंज कर दिया है, ये बाय डिफॉल्ट है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई CSS फाइल तो हमने लिंक नहीं की, हमने तो जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक की थी, है ना। हमने तो ये मतलब जावास्क्रिप्ट में हमने पूरा टेलविंड css.com लिंक कर दिया था, टेलविंड CDN CSS मतलब ये पूरा लिंक कर दिया था। तो ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल क्या कर रही है, ये अगर हम देखेंगे हमारी इस बॉडी में देखें तो यहाँ पर एक बार मैं रिलोड अगर करूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक स्टाइल टैग को अभी यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हेड पे देखेंगे तो हेड में एक स्टाइल टैग यहाँ पे लगाया गया है, और स्टाइल टैग के अंदर देखो टेलविंड का बहुत सारा ये CSS है। अगर हम अपने इसमें देखें तो हमारे स्क्रिप्ट डॉट मतलब स्क्रिप्ट जब हमने लिंक किया लाइन नंबर 8 पे, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद हेड खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें अपने डॉम में तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट डॉट मतलब स्क्रिप्ट को लिंक करने के बाद उसने एक स्टाइल टैग लगा दिया है, और उसके अंदर बहुत सारी CSS अपने मन से इसने लिख दी है। तो ये टेलविंड की बेस CSS होती है कुछ चीज़ों को रीसेट करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एंकर टैग डाल देंगे तो उसका कलर ब्लू नहीं रहेगा शायद, और अंडरलाइन भी नहीं आएगा। मैं एक एंकर टैग डालता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, तो ये देखो एंकर टैग भी नॉर्मली लग रहा है जैसे पी टैग है, तो हर एक चीज़ को ये पी टैग की तरह रीसेट कर देता है। तो ये सारा कुछ CSS यहाँ से अप्लाई हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें ये CSS कहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो ये बता रहा है स्टाइल टैग तुमने यूज़ किया वहाँ से अप्लाई हो रहा है। और ये स्टाइल टैग कहाँ पे है, यहाँ पे है स्टाइल टैग। और इस स्टाइल को टैग को किसने इंजेक्ट किया है, ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल हमने इंपोर्ट किया है इसने स्टाइल टैग क्रिएट करके इंजेक्ट कर दिया है। जावास्क्रिप्ट से हम स्टाइल टैग भी, कोई भी एलिमेंट, स्टाइल टैग क्या है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट को हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके इंजेक्ट कर सकते हैं अपने पेज में। तो इसने हेड के अंदर इंजेक्ट कर दिया है ये पूरा CSS। और हम जैसे जैसे एक एक क्लास लिखते जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखी थी, मैं H1 हटा देता हूँ, मैं Ctrl Z कर देता हूँ, H1 नहीं, मैं एंकर टैग हटा देता हूँ, और मैं ये BG Red 500 अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे BG Red 500 का क्लास जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सर्च करें BG Red 500 तो ये दो जगह पे दिखा रहा है, एक तो हमने जो यूज किया है और दूसरा यहाँ पे कहीं होगा, दूसरा ये इसमें होगा कहीं, ये देखो यहाँ पे BG Red 500। अभी अगर हम BG Green 500 सर्च करें तो कहीं नहीं है। अगर मैं यहाँ पे Green 500 सर्च करूंगा तो कहीं नहीं है, देखो जीरो फाउंड, ठीक है। लेकिन मैं अपने HTML के अंदर अगर कर दूं
BG Green 500, तो देखना ये यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। और ये ऐसे ही नहीं आया है, ये जो हमारी style.css है, यहाँ पे अगर हम सर्च करें एक बार फिर से BG Green 500, तो style.css यहाँ पे नहीं है, जो स्टाइल टैग है यहाँ पे इसने रेड को हटा के ग्रीन कर दिया है। यानी कि ये CSS हमारे लिए ऑटोमेटिक लिख रहा है और उसको इंजेक्ट कर रहा है हमारे पेज में। अगर हम इस कंसोल में आएंगे तो ये बोल रहा है कि एक बार रीलोड करेंगे तो बोल रहा है cdn.tailwind.css.com should not be used in production. To use Tailwind in production, install it as a post CSS plugin or use Tailwind CLI. तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन में हमें इसको नहीं यूज करना है, ये अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं रहता है। तो अगर ऐसे नहीं यूज करना है तो कैसे यूज करना है? तो एक्चुअल में हमें इसको यूज करने के लिए Tailwind CLI का यूज करना है। पोस्ट CSS का हम नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे Tailwind CLI का। अब ये कैसे हम करेंगे, चलो इसी पे आते हैं, इसकी वेबसाइट पे थोड़ा सा बैक जाते हैं। गेटिंग स्टार्टेड पे, कहाँ था गेटिंग स्टार्टेड? ये था गेटिंग स्टार्टेड। और यहाँ पे Tailwind CLI जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो Tailwind CLI है। तो हमें Tailwind CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो चलो इंस्टॉल करते हैं npm install Tailwind CLI। और यहाँ पे npm के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें करना होता है npm init। तो मैं npm init करता हूँ, यानी कि इस प्रोजेक्ट को मैं एक npm का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, npm init। और npm init करेंगे तो ये 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो हम -y कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये पूरी फाइल क्रिएट कर देगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, npm के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता है npm क्या होता है तो आप इसके पहले वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे package.json नाम से फाइल क्रिएट करके दे देगा। और अगर मैं npm install अब Tailwind CLI करता हूँ तो यहाँ पे एज ए डिपेंडेंसी, यहाँ पे एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे -d लगा है। -d का मतलब डेव डिपेंडेंसी की तरह इंस्टॉल करो इसको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं package.json को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं केवल सीधा npm इंस्टॉल ये करता हूँ तो भी ये ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये package.json क्रिएट कर देगा, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहेंगी, बस केवल डिपेंडेंसी रहेगी यहाँ पे। तो ये देखो केवल डेव डिपेंडेंसीज करके है और सारी डिटेल्स नहीं है। तो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कि हम मतलब पूरा npm init किए बिना भी एक पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो इंस्टॉल कर लिया, दोबारा से मैं डिलीट नहीं करता हूँ। और जैसे हम इंस्टॉल करेंगे packagelog.json यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और packagelog.json क्या करता है, ये उसके पैकेज को लॉक कर देता है। यानी कि यहाँ पर अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर packagelog.json है तो एग्जैक्टली वही फाइल इंस्टॉल होती है, वही वर्जन इंस्टॉल होता है जब कोई दोबारा से इंस्टॉल करेगा। नहीं तो अगर packagelog.json नहीं है तो ये package.json के अंदर देखता है और यहाँ पे एरो के हिसाब से ये चीज़ों को अपडेट करता है। इसको ऑलरेडी मैंने बताया है। अगर ये अप एरो लगा है यानी कि कैरेट का सिंबल लगा है तो इन दोनों वैल्यूज को ये अपडेट कर सकता है। अगर टिल्डे का सिंबल लगा है तो केवल लास्ट वाली वैल्यू को अपडेट करेगा अगर हमारा npm का पैकेज अपडेट होता है। तो ये अपडेट मतलब इंस्टॉल हो गया। अब इसको कैसे यूज करना है, और इसको इंस्टॉल करते ही नोड मॉड्यूल्स में हम देखेंगे तो देखो कितनी सारी डिपेंडेंसी आ गई हैं। अब Tailwind बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा होगा। Tailwind की यहाँ पे Tailwind एक फोल्डर होगा, देखो Tailwind CSS, उसकी खुद की डिपेंडेंसी होगी। यहाँ पे package.json में आएंगे तो इसकी खुद की डिपेंडेंसी है। यहाँ पे देखो तो डिपेंडेंसी कितनी सारी है, इतनी सारी चीज़ों को ये खुद इंस्टॉल किया है और फिर उनकी डिपेंडेंसी की भी डिपेंडेंसी होगी। तो इसीलिए ये नोड मॉड्यूल्स हमारा इतना बड़ा होता जाता है। उसमें हमें नहीं पढ़ना, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया npm की वीडियो में। तो हमने Tailwind इंस्टॉल कर लिया है। अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। एक बार हम उन्हीं की वेबसाइट पे चलते हैं, Tailwind की वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखा है npx Tailwind init। तो चलो करते हैं npx Tailwind init, देखते हैं क्या होता है इससे। तो ये करने से क्या होगा, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी tailwind config.js, इस तरह से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे और ये देखना tailwind config.js नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। और देखो इसका जो लोगो है और मेरे टी शर्ट में जो लोगो है वो सेम ही है। और मैं यहाँ से क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सही है। और ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ अब मुझे क्या पता क्या करना है, यहाँ पे आके देखना होगा। यहाँ पे लिखा है कि ये जो tailwind config.js फाइल क्रिएट हुई है
इसके अंदर हमें कंटेंट के अंदर कुछ लिखना है, तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और लिख देते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और tailwind config.js में यहाँ पे हमें कंटेंट मिला है। कंटेंट के अंदर एम्प्टी एरे है, अभी कंटेंट के आगे एम्प्टी एरे, उसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। बेसिकली हम बता रहे हैं कि जो हमारी HTML फाइल है वो कहाँ से हम यूज करेंगे, मतलब ये जो हमारी HTML फाइल जिसको हमारा टेलविंड स्कैन करेगा वो सोर्स फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा। हमारी जो टेलविंड मतलब जो हमारी फाइल है वो सीधा बाहर ही रहेगी, मतलब बाहर ही रहेगी। और मतलब डॉट स्लैश का मतलब है कि एकदम ग्लोबल स्पेस में जितनी भी HTML या जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको भी स्कैन करो। अब ये जावास्क्रिप्ट फाइल क्यों है? जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम CSS लिखते नहीं है, CSS क्लासेस लिखते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रिएक्ट हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी CSS क्लासेस लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि JS भी स्कैन कर लो। लेकिन अगर हम इसको रिमूव भी कर देंगे तो काम करेगा। अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी ऐसे ही अगर रिमूव कर देंगे तो नहीं काम करेगा। अभी मैं आगे चल के रिमूव करके दिखाऊंगा। अभी इसको ऐसा ही रहने देते हैं। मैंने थोड़ी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अभी हम बोल रहे हैं कि करंट फोल्डर के अंदर, मतलब हमारे ग्लोबल फोल्डर के अंदर जितनी भी मतलब फाइल्स हैं, ठीक है, जितनी भी फाइल्स हैं उसमें जितनी भी HTML फाइल्स हैं, ये स्टार HTML.js, इन सारी फाइल्स को स्कैन करो और उसमें जो भी क्लासेस हैं उससे रिलेटेड मतलब टेलविंड की क्लासेस को जनरेट करो। मतलब ये बोल रहा है किस किस JS फाइल को और HTML फाइल को हमें स्कैन करना है। तो अभी आप सोचो, यहाँ पे एक दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात यह है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे नोड मॉड्यूल्स को भी ये स्कैन करेगा, तो ये बहुत ही खराब बात हो जाएगी। तो इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। अगर यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, तो हम इसको इस तरह से कर सकते थे। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। सोर्स करके है, तो बोल रहा है सोर्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स हों वो ले लो, ठीक है। कोई भी फोल्डर हो सोर्स के अंदर, वो फोल्डर, और उसके अंदर कोई भी HTML फाइल है वो ले लो। तो उसके अंदर के फाइल्स को हमें स्कैन करना है, उसके बाहर की फाइल्स को नहीं। तो अभी तो हमारा जो HTML है वो तो सबसे बाहर है, तो हम इसको सोर्स फोल्डर के अंदर लिख देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको एक सोर्स फोल्डर के अंदर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोर्स SRC फोल्डर, यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना HTML डाल देता हूँ, तभी ये काम करेगा। हालांकि बाहर था तो हम केवल index.html फाइल का नाम बता के कर सकते थे, दिक्कत नहीं थी। मैं भी अभी वो भी बता दूंगा कि केवल एक फाइल का नाम हम कैसे बता सकते हैं। तो इस सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। और इसको इसीलिए रखा है क्योंकि हमने कंटेंट के अंदर बताया कि सोर्स फोल्डर के अंदर जो भी HTML फाइल है उसी को स्कैन करना है। हम यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ गई है, क्योंकि डायरेक्टली HTML यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे /src अगर कर दूंगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे HTML के अंदर आता हूँ और मैं इस script.js को मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर से ये सब कुछ नॉर्मल हो गया एकदम जैसा स्टार्टिंग में था। अब फिर से हम इनके वेबसाइट पे आते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। आगे बोल रहे हैं कि सोर्स के अंदर ही input.css नाम से फाइल क्रिएट करो और उसके अंदर इतना CSS पेस्ट करो। तो चलो करते हैं, जो जो बोल रहे हैं करते हैं भाई हम। तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर input.css एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इतना कोड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये स्क्विगली लाइंस आ रही हैं, ये कर्ली लाइंस आ रही हैं। तो बेसिकली हमारे VS कोड को नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये इसके लिए अननोन है। तो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। हम सेटिंग्स में अगर जाएं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें, यहाँ पे सेटिंग्स है, या फिर कंट्रोल कॉमा दबा दोगे ऑटोमेटिकली सेटिंग्स खुल जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च करना है अननोन सर्च करेंगे तो ये CSS मतलब CSS लिंट अननोन एट रूल्स ये करके आ रहा है। तो यहाँ पे वार्निंग को इग्नोर कर दो तो ये चला जाएगा, यहाँ से अननोन जो भी रूल है ये चला जाएगा। लेकिन फिर ऐसा करने से अगर हम अपना खुद का CSS लिखेंगे, वहाँ पे कुछ भी अननोन लिखेंगे तो वहाँ से भी कोई एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें CSS लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं। तो इतना कर दिया है। अभी तो हमारा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कलर नहीं है, अभी हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है क्लास। तो अभी और काम बाकी है यहाँ पे। अब काम क्या बाकी है
कि ये कमांड रन करनी है हमें टर्मिनल के अंदर, बोला टर्मिनल के अंदर ये कमांड रन करो। तो ठीक है, चलो ये कमांड रन करते हैं, npx tailwind i और ये सोर्स इनपुट डॉट सी एस एस और फिर आउट मतलब वो लिखा है डिस्ट आउटपुट डॉट सी एस एस डैश वॉच। अब ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि टेलविंड को चालू कर दो और इनपुट जो फाइल है उसका सोर्स हम बता रहे हैं, कहाँ से चीज़ों को इनपुट करवाना है। मतलब अभी बेसिकली समझ लो कि टेलविंड को रन करने के लिए एक इनपुट फाइल चाहिए होती है और उसको हमने ये फाइल दे दिया है। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें हम चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे नई नई चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब हम कस्टम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई इनपुट फाइल, डैश आई करके हम इनपुट फाइल का मतलब वो डेस्टिनेशन बता दे रहे हैं कि इनपुट फाइल कहाँ पे होगी, ठीक है। और फिर ये आउटपुट फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी, तो आउटपुट फाइल ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि ये स्लैश डिस्ट डैश आउटपुट मतलब स्लैश डिस्ट स्लैश आउटपुट डॉट सी एस एस में क्रिएट करो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिस्ट में नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं सोर्स के अंदर ही क्रिएट करवा देता हूँ, SRC के अंदर ही क्रिएट करवा देता हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं भी हम आउटपुट फाइल को क्रिएट करवा सकते हैं। और हम इसको एंटर करेंगे और डैश वॉच क्या करता है, ये हमारी फाइल को देखता रहेगा। तो देखो जैसे हमने ये कमांड रन किया, एक आउटपुट डॉट सी एस एस नाम से फाइल क्रिएट हो गई है और इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। और अगर सबसे नीचे चल के देखेंगे तो हमारा ये BG Green 500 ये चीज़ आ गया है। तो ये आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी भी ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आगे चल के देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है लिंक करो इस आउटपुट फाइल को। तो चलो इस आउटपुट फाइल को लिंक करते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको लिंक करते हैं अपने CSS के अंदर। और ये हमारी जो फाइल है इस डिस्ट के अंदर तो है नहीं, हमारी फाइल सोर्स के अंदर है। तो ठीक है, सोर्स के अंदर है, हमने यहाँ पे डाल दिया है सोर्स। और अगर हम अभी रिलोड करेंगे तो ये काम कर गया है। अगर हम कोई भी क्लास नहीं डालते हैं यहाँ पे, तो भी ये मैंने कोई भी क्लास नहीं डाली है, तो भी ये जो डिफ़ॉल्ट इसकी CSS है वो इतनी CSS है 400-500 लाइन की, ये सारी अप्लाई हो रही है। और अप्लाई होके ये यहाँ पे मतलब इसकी फॉन्ट साइज, इसकी मार्जिन, हर एक चीज़, फॉन्ट वेट इसको चेंज कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रीसेट कर रहा है। तो ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ये इतना चीज़ कहाँ से आ रहा है, हमने जो यहाँ पे बेस करके दिया है ना, बेस से आ रहा है। अगर हम यहाँ से बेस को हटा देंगे तो देखो आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये बेस से आ रहा है, ठीक है। अगर हम बेस रख देंगे तो बेस का मतलब है कि जो टेलविंड का बेस रीसेट है उसको अप्लाई कर दो। तो टेलविंड का बेस रीसेट अप्लाई करना ज़रूरी होता है और सही होता है। अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो भी हम यूज़ कर सकते हैं टेलविंड को। चलो मैं इसको रिमूव करके भी मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं बेस को रिमूव कर देता हूँ। और हम यहाँ पे आउटपुट, मैं इस आउटपुट फाइल को इस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये साइड में खुल जाएगी और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और आपके आंखों के सामने अभी आप देखना, मैं यहाँ पे Ctrl+Z करूंगा, जो हमारी क्लास थी, यहाँ पे देखो CSS लिख गया, ठीक है। ये CSS ऑटोमेटिकली लिख रहा है। और अगर मुझे फॉन्ट वेट देना है या फॉन्ट साइज, तो चलो हम देखते हैं फॉन्ट साइज कैसे देते हैं। अब यहाँ पे हर एक चीज, कोई भी प्रॉपर्टी हो, हमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है CSS की, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इनका डॉक्यूमेंटेशन है, नहीं तो गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं सीधा। फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज लिखेंगे और टेलविंड ये लिख देना है। इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो एकदम सही जगह पे हमें लेके जाएगा। ये बोल रहा है टेक्स्ट एक्सेस यानी कि 12 पिक्सल हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, टेक्स्ट बेस 16 पिक्सल, टेक्स्ट LG इतना पिक्सल 18 पिक्सल। तो हम टेक्स्ट 3 एक्सल या टेक्स्ट 4 एक्सल करते हैं। चलो मैं टेक्स्ट 4 एक्सल करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये क्लास जनरेट होगी ऑटोमेटिक। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये क्लास कैसे जनरेट कर रहा है, CSS कौन लिख रहा है भाई? तो जो ये CSS है हमारी टेलविंड CLI लिख रही है, जो हमने इंस्टॉल किया है ना, npm install tailwind CLI। यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया ना डिपेंडेंसीज में, dev dependencies tailwind CSS, तो ये लिख रहा है। अब ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये? कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यानी कि हम कमांड का यूज करके इसको रन करते हैं।
और ये नोड पे बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसको हमारे फाइल सिस्टम का एक्सेस है। ये हमारी फाइल में रीड एंड राइट कर सकता है। जब हम नोड पढ़ेंगे, आप कभी भी नोड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हम एक फाइल के अंदर रीड या राइट कर सकते हैं। हम मतलब उसमें से डिलीट कर सकते हैं चेंजेस, और उसमें राइट भी कर सकते हैं चेंजेस किसी भी फाइल के अंदर। तो वही टेलविंड कर रहा है। टेलविंड एक कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नोड का यूज करके बना है, और वो हमारी HTML फाइल को स्कैन कर रहा है कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस ये यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्लास ऐसे ही रैंडम सा बटन क्लास दे देता हूँ, ठीक है, तो बटन नाम से टेलविंड के अंदर कोई भी क्लास नहीं है, तो स्कैन करेगा और इसको इग्नोर कर देगा, बोल देगा इसको मुझे नहीं पता है, नहीं इस नाम से मैं कुछ भी नहीं क्रिएट करूंगा। तो इसको मतलब कुछ भी नहीं क्रिएट कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करके ग्रीन कर देते हैं, देखना अभी मैं ग्रीन करूंगा तो रेड वाला गायब नहीं होगा, यहाँ से ग्रीन एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे देखो ग्रीन करता हूं तो मैंने यहाँ पे ग्रीन किया है, और यहाँ पे ग्रीन, अच्छा ये आ गया है ग्रीन यहाँ पे मतलब आ गया है, लेकिन कई बार ये होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इसको कंप्लीटली, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ से ये रिमूव नहीं हो रहा है। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम अपनी कमांड को दोबारा से रन करते हैं तो ये रिमूव कर देगा। मैं इस पूरी कमांड को दोबारा से रन करता हूँ तो ये रिमूव कर देता है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि मेरे हिसाब से जैसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ वहां से भी रिमूव कर देना चाहिए, जैसे मैं लगाता हूँ इसको तुरंत लगा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ से रिमूव किया, मतलब ऐड किया तो यहाँ पे आ गया, मैंने इसको रिमूव किया तो ये रिमूव नहीं कर रहा है। ये एक थोड़ा सा बग है, या वो लोग जानबूझ के ऐसा किए हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन रिमूव कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ कमांड तो ये रिमूव कर देता है, ठीक है, मैं दोबारा से कमांड को रन करता हूँ तो ये रिमूव कर देता है। और स्कैन करके हमारे HTML पेज के अंदर जितनी भी क्लासेस टेलविंड की हैं उसको जो भी हमने यूज़ किया है उससे रिलेटेड जो भी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड पूरी HTML के अंदर क्लास क्रिएट कर देता है। और हम पाथ देते हैं कि किस पाथ पे हमें ये करना है, क्रिएट करना है, किस पाथ पे करना है। तो कुछ इस तरह से टेलविंड काम कर रहा है। अब चलो टेलविंड का यूज करके हम कुछ काम करते हैं थोड़ा सा। मैं इतना टेलविंड को थोड़ा सा, मैं एक बार यहाँ पे रिलोड करता हूँ इस पेज को, और ये देखो फॉन्ट साइज तो अप्लाई हो गया हमारा। मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करूंगा तो ये, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऊपर कैसे होगा, इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट डॉट CSS से आ रहा है चीज, और आउटपुट के अंदर बस इतनी ही चीजें हैं। तो इतनी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि हमने बेस यहाँ से हटा दिया है। और अगर हम यूटिलिटीज भी हटा देंगे, यहाँ से यूटिलिटीज भी हटा देता हूँ तो ये देखो ये भी चला गया। तो यहाँ पे हमें यूटिलिटीज को रखना है, ठीक है, यूटिलिटीज यानी कि हमारी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे आएंगी। और कंपोनेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, कंपोनेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कंपोनेंट क्या होता है। तो इसको मैं अभी कंपोनेंट को हम रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और ये चलेगा, ठीक है। तो हालांकि रिकमेंड किया जाता है कि उसको भी रखो, आगे ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारी इतनी CSS आ रही है, इतनी सारी CSS बेस के कारण आ रही है, और इतनी CSS टेलविंड के कारण, टेलविंड बोल रहा हूँ, यूटिलिटीज के कारण आ रही है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखो हमारी यूटिलिटी क्लास की जो यूटिलिटी क्लास की जो CSS थी वो भी गायब होगी। इसको फिर से कंट्रोल Z करता हूँ, ये आ गई। तो ये हमारा टेलविंड का CLI स्कैन कर रहा है हमारे HTML को, और यहाँ पे आउटपुट करवा रहा है। बहुत ही मस्त चीज है ये। तो अभी अगर मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज तो मैंने बढ़ा दिया है टेक्स्ट का यूज करके। अभी यहाँ पे अगर हम हवर करें तो कुछ आ नहीं रहा है, और हमें पता नहीं चल रहा है कितने पिक्सल का फॉन्ट साइज अप्लाई हो रहा है। हालांकि हम यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि 2.5 REM है। अगेन इसमें पिक्सल नहीं पता है कितना पिक्सल का है ये फॉन्ट साइज। और अगर मुझे फॉन्ट वेट बढ़ाना है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं तो कोई सजेशन नहीं आ रहा है। तो टेलविंड का एक बहुत ही मस्त एक्सटेंशन है और उसका नाम है टेलविंड, ठीक है। वाओ कितना अच्छा नाम है टेलविंड। अगर हम इस टेलविंड एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, टेलविंड CSS इस एक्सटेंशन का नाम है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अभी देखना ये कुछ मस्त काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा ये, इस पे अगर हम हवर करेंगे तो ये बता रहा है कि फॉन्ट साइज तुमने इतना REM अप्लाई किया है, which is equal to 36 पिक्सल। और ये लाइन हाइट ऑटोमेटिकली दे देता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से दे रहा है।
तो ये इतना 36 पिक्सल का फॉन्ट साइज यहाँ पे इसने अप्लाई किया है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट, मैं लिखने जाता हूँ फॉन्ट, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सारी क्लासेस टेलविंड की क्लासेस हैं, तुम कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे फॉन्ट बोल्ड या फॉन्ट देखो, अगर यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड अगर हम देखेंगे तो फॉन्ट वेट 700 ये आ रहा है, तो मैं फॉन्ट बोल्ड यहाँ पे कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक ये हमें सजेशन दे रहा है, कोई भी क्लासेस यूज करने जाएंगे तो हमें सजेशन देगा। जैसे अगर हम बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉन्ट बोल्ड यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे सीएसएस क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है, आपकी आंखों के सामने क्रिएट हो रही है, कहीं अलग नहीं, ऑटोमेटिक लिख रहा है। भाई देखो कितना मस्त चीज है ये, ठीक है, हमें खुद से नहीं लिखना है। इसको हम बंद भी कर सकते हैं, ये बिहाइंड द सीन्स रन होता रहेगा, वो क्लोज नहीं हो जाएगा एकदम से। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट बोल्ड हो गया, और फिर और कौन सी प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं, बीजी अभी देता हूँ, बीजी डैश अगर मैं करूँगा, मैं ग्रीन अगर करता हूँ ग्रीन, तो देखो ये सारे सजेशंस दे रहा है, कितने सारे हम कलर्स यूज कर सकते हैं यहाँ से। 600 यहाँ पे 600 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, और इसका ऑर्डर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कौन कब किसको रखना है। और अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो ये अप्लाई नहीं हुआ, एक बार रिलोड करते हैं, सही से रिलोड नहीं हुआ होगा, तो ये अप्लाई हो गया। तो मैं बीजी नहीं, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, गूगल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेलविंड कुछ इस तरह से है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में हमारी आदत होती है टाइपिंग, जब हम टाइपिंग करते हैं कुछ भी, तो हम ऐसे ऐसे करके टाइपिंग करते हैं, देख देख के, ठीक, ऐसे ऐसे करके नहीं करते हैं, हम एक एक बटन ऐसे ऐसे दबा के टाइपिंग करते हैं, और हम कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, एक अच्छी खासी स्पीड भी हो जाती है ऐसे ऐसे करके टाइपिंग करते हुए। लेकिन एक लिमिट के बाद हमारी स्पीड मतलब उसकी लिमिट हो जाती है, उसके बाद हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक्चुअल में टाइपिंग करने का क्या सही तरीका होता है कि हम बिना देखे ऐसे अलग अलग ऐसे बटन दबाते रहें, और अलग अलग फिंगर से अलग अलग बटन को दबा के हम टाइपिंग करें। तो हम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हैं इस तरह से देख देख के एक एक बटन टाइप करने में, और ठीक ठाक स्पीड से टाइप भी कर लेते हैं। मान लो कि आप 20-30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सीखने जाएंगे तो आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। आप अगर इस तरह से करने जाएंगे तो स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, आपकी स्पीड हो सकती है 4-5 हो जाए, 10-15 हो जाए, बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद जो आपकी स्पीड बढ़ेगी, जब आप एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो उसकी फिर लिमिट नहीं है, उसकी आप 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ड्स पर मिनट भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सही तरीका, आप बिना देखे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलविंड भी ऐसे है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि स्लो है, हर एक चीज के लिए गूगल करना पड़ रहा है, हर एक चीज के लिए देखना पड़ रहा है, छोटी सी चीज करनी पड़ रही है जैसे कि बॉर्डर रेडियस देना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी गूगल करना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो होगी। आप अगर कोई किसी भी चीज को 1 घंटे में बना सकते थे, तो आपकी स्पीड स्टार्टिंग में स्लो हो जाएगी, हो सकता है आपको 1.5 घंटे लग जाए, या 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट लग जाए। लेकिन एक बार थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, एक दो प्रोजेक्ट ही बनाना है आपको टेलविंड का यूज करके, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर एक बार कंफर्टेबल हो गए तो फिर आपकी स्पीड ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट बनाने में 1 घंटा लगता था, उसको बनाने में 40 मिनट लगेगा, हो सकता है 30 मिनट भी लगे, लेकिन ज्यादातर सब लोग को 40 मिनट लगता है। मतलब इस तरह से लगभग 60% टाइम लगता है। पहले अगर मतलब 100% टाइम लगता था, तो अभी 60% लग रहा है, मतलब किसी भी चीज को। तो काफी ज्यादा फास्ट करता है ये चीजों को टेलविंड, ठीक है, क्योंकि ये टेलविंड हमारे लिए खुद से लिख रहा है, हमें HTML छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम HTML के अंदर ही सब कुछ लिखते जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करता जाएगा चीजों को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ टेक्स्ट कैसे देते हैं। टेक्स्ट मुझे एक्चुअल में क्लास याद है, इसीलिए मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मुझे कलर देना है, ठीक है, कलर इन टेलविंड, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर, चलो फॉन्ट कलर देखते हैं, फॉन्ट कलर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि वो कलर, ये टेक्स्ट कलर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो देखो टेक्स्ट कलर ये कैसे दे रहा है, ये टेक्स्ट व्हाइट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इस तरह से दे रहा है, यानी कि हम जो ये बीजी लिखा है इसी के आगे हम यहाँ पे चेंज करके हम टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो बीजी कलर चेंज होकर टेक्स्ट कलर हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर हो गया, और यहाँ पे भी ये नई क्लास टेक्स्ट ग्रीन 600 यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग मतलब क्लासेस देख के ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। अब चलो कुछ यूजफुल क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, मैं न्यू टैब खोलता हूँ, यहाँ पे मेरे अलग अलग कार्ड्स हैं, तो मैं एक कार्ड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है daily.dev, यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़ दिखाती रहती है अच्छी अच्छी,
कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ अगर कुछ भी अच्छा लगता है। डू यू नो जावास्क्रिप्ट, तो इसको मैं पढ़ लूँगा अगर कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ से चलो मैं ये कार्ड क्रिएट करता हूँ। ये कार्ड काफ़ी सिंपल है। तो मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा। मैं लिखता हूँ डिव, ठीक है, या सीधा डॉट, अगर डॉट ही करूँगा। और यहाँ पे चलो मैं डिव पहले कर देता हूँ। डिव हो गया, ठीक है। चलो हाइट विड्थ देख लेते हैं कितना है। मैं हार्ड कोड ही करके दे रहा हूँ, ठीक है। हाइट विड्थ ये तो चेंज हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कितना है हाइट विड्थ। ये 320 है लगभग, 320 बाई 377। तो चलो हम देखते हैं विड्थ और हाइट कैसे देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विड्थ। विड्थ अगर सर्च करूंगा तो ये बोल रहा है विड्थ 1 2 3 4। तो ये 1 को बेसिकली यहाँ पे अगर हम विड्थ 1 करेंगे तो 1 को ये 4 पिक्सल मानता है, ठीक है। विड्थ 2 को ये 8 पिक्सल मानता है। तो इस तरह से हम विड्थ को दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लगभग विड्थ को 320 पिक्सल देना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 320 आपको नहीं मिलेगा। ओ, मिल गया एग्जैक्ट 300 मतलब 320। तो विड्थ 80 हम चलो दे देते हैं। यहाँ पे ये लगा था एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं सीधा लिखता हूँ क्लास, हमें क्लास देनी है, ठीक है। विड्थ 20 नहीं 80 देना है, ठीक है। विड्थ 80 देंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा 320 पिक्सल इसकी ये हो गई है। और जो हाइट है, ठीक है, हाइट हमारी 377 पिक्सल है। यहाँ पे जो ये कार्ड है इसकी हाइट 377 पिक्सल है। तो 377 पिक्सल हम नहीं देते हैं, हम उसके क्लोज कुछ दे देते हैं। देखो जैसे ये 96 है, ठीक है, विड्थ 96, ये यहाँ पे विड्थ 96 है। और 96 इज इक्वल टू 77 नहीं है, विड्थ नहीं, हाइट, हमें हाइट देनी है। तो हमें इसको बस चेंज करके एच कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गूगल करें, गूगल नहीं, यहीं पे ही सर्च कर लेंगे हाइट, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और इसको एच कर देना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब विड्थ लगाया था ना, तो ये देखो थोड़ा सा एरर दे रहा था। ये टेलविंड का एक्सटेंशन ही है जो कि एरर दे रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो अप्लाई है ना, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, मतलब हमने विड्थ दो बार कर दिया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, CSS कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों में से एक को रिमूव करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाइट कर देते हैं इसको, और इस पे अगर हवर करेंगे तो 384 पिक्सल हो गया ये। लेकिन अगर आपको 377 पिक्सल ही देना है, उतना ही देना है, तो कैसे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो हाइट की क्लास क्रिएट हो चुकी होगी। यहाँ पे हाइट 96 पिक्सल है, लेकिन आपको 377 पिक्सल ही देना है, तो कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कहीं है 377 पिक्सल। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर हम, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी करके होगा। ये आर्बिट्ररी वैल्यूज बोल रहा है। आर्बिट्ररी यानी कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट अगर यहाँ पे लिख दें और 377 पिक्सल लिख दें, तो आप देखना यहाँ पे कहीं क्रिएट करेगा। देखो एक इसने क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली। ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 377 का इसने यहाँ पे क्रिएट किया। मैं टाइप कर रहा था, उस टाइप करते टाइम ही इसने इस तरह से क्रिएट कर दिया एम्प्टी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ पे इसने इस तरह से क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये स्लैश क्या है, ये स्लैश करके इसने क्यों किया है। स्लैश करके इसने इसीलिए किया है क्योंकि अगर हम स्लैश नहीं करेंगे तो ये देखो ये मतलब एरर देगा। ये CSS इसको समझ नहीं पा रहा है। CSS में मतलब हम क्लासेस के नाम में CSS के अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। तो ये यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज कर रहा है, बोल रहा है इसको इग्नोर कर देना, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको मान लो ऐसे एज इट इज। तो इसने 377 की क्लास इसने क्रिएट कर दी है। इसको पता है, इसने देखा कि हमने HTML के अंदर ये क्लास ऐड की है, तो चलो मैं इसकी क्लास यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो इसने क्रिएट कर दी, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+Z। और मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा तो यहाँ से रिमूव नहीं करेगा। ये देखो इसने रिमूव नहीं किया और इसने एक नई क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दी है, मतलब 96। अगर मैं इसको दोबारा से रीरन करता हूँ इस कमांड को, तो रिमूव कर देगा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फालतू चीज़ों को रिमूव कर देगा। तो इसने फालतू चीज़ों को रिमूव कर दिया, जो क्लासेस हमने यूज़ की हैं उसी को ये कर रहा है। अब मैं कार्ड बनाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम बार बार यहाँ पे इतना बड़ा कमांड रन कर रहे हैं, तो हम अभी हम अप एरो करके कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर किसी भी रीजन से टर्मिनल क्लोज कर दिया, ठीक है, डिलीट वाला कर दिया, दोबारा से हमने ओपन किया, तो हम अप एरो करके वो कमांड नहीं ला सकते हैं, वो कमांड गई,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने उस कमांड को कॉपी कर लिया, हम इसको स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे जो हमारा पैकेज डॉट जेसॉन है, पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर यहाँ पे ये ओपन हो जा, इधर आ, ये तो इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट्स, ठीक है। स्क्रिप्ट्स करके यहाँ पे हम ये एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट अगर हम कर दें, या फिर टेलविंड, टेलविंड TAILWIND, या टेलविंड कर देता हूं और उसके अंदर मैं ये पूरा कोड पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं इसको एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूं ताकि ये बड़ा, थोड़ा बड़ा दिखे, और मैं इसको इधर कर देता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर एक स्क्रिप्ट की ऐड की है, उसके अंदर मैंने एक टेलविंड की ऐड की है, और वहां पे मैंने अपनी पूरी कमांड पेस्ट कर दी है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हम अगर रन करेंगे npm रन टेलविंड, ठीक है, इतना अगर हम करते हैं, इतना करने से ही ये पूरी कमांड रन हो जाएगी। देखो मैं इतना एंटर करता हूं, देखो ये पूरी कमांड रन हो गई इतनी, ठीक है, और ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो अब हमें पूरा उतना लंबा नहीं करना है, हमें उतना लंबा कमांड नहीं रन करना, हमें रन करना है npm रन टेलविंड, और हमारा टेलविंड स्टार्ट हो जाएगा, हमारा टेलविंड वॉच करना स्टार्ट कर देगा। तो सही है, काफ़ी मस्त चीज़ है ये। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, पैकेज डॉट जेसॉन को बंद कर देता हूँ, और टेलविंड कन्फिग डॉट जेएस को भी बंद कर देता हूँ। इसको हम और भी इन डिटेल देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि और भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी कार्ड बना रहे हैं, तो कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, चलो देखते हैं क्या है बैकग्राउंड कलर इसका। तो बैकग्राउंड कलर, मैं इसको कलर पिकर का ही यूज करके यहाँ पे पिक कर लेता हूँ कलर तुरंत। ये पिक क्यों नहीं हो रहा है, ये पिक हो जा कलर। मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार एक्सटेंशन। ये क्लिक नॉट वर्किंग, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मिल गया है कलर, ठीक है, इसी तरह से मैंने कॉपी कर लिया। ये एक्सटेंशन मेरा इधर ही आ रहा है, मतलब उधर जा नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कलर मिल गया इसका। तो अभी ये कलर हम एग्जैक्टली दे सकते हैं। अब कलर हम कैसे देते हैं, BG, ठीक है, BG डैश, और फिर हम कोई भी कलर देना हो तो हम इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलर जनरेट कर देगा, इसने जनरेट कर दिया यहाँ पे कलर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हमारा कार्ड क्रिएट हो गया है। तो एग्जैक्ट हम वो कलर नहीं देते हैं, हम यहीं से यूज करते हैं BG ग्रे, और कोई डार्क ग्रे हम ले लेते हैं 900। तो ये भी लगभग वैसा ही कलर है, ठीक है। तो ये वाला कलर मैंने ले लिया है। अब हमें इसका राउंडेड कॉर्नर करना है, तो राउंडेड देख लेते हैं कितना पिक्सल है ये। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और ये कितना पिक्सल होगा, यहाँ पे देखते हैं किसका राउंडेड है कॉर्नर। ये कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में कहाँ पे है इसका राउंडेड बॉर्डर। ये भी टेलविंड यूज कर रहे हैं, ये भी टेलविंड ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी राउंडेड टू यहाँ पे क्लास ही मिल गई एग्जैक्ट, बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल यहाँ पे है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस कैसे देते हैं। हालांकि वहाँ पे क्लास हमें मिल गई है, यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर रेडियस कैसे देते हैं। बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस मिल गया। बॉर्डर रेडियस देने के लिए हमें राउंडेड देना होता है, और राउंडेड 16 पिक्सल के लिए हमें ये यूज करना होगा राउंडेड 2XL, ठीक है, राउंडेड XL करके, तो ये राउंडेड 2XL हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर रिलोड करूँ तो ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम इन है शायद, नहीं जूम इन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप देते हैं, तो मार्जिन टॉप के लिए आप गूगल कर सकते हैं, मुझे याद है तो मैं यूज कर सकता हूँ MT। ये जैसे से हम करते जाएंगे ना, ये बताता जाता है कितने पिक्सल का मार्जिन आएगा। MT में 8 कर देता हूँ ताकि 32 पिक्सल का मार्जिन हो जाए। एक बार रिलोड करेंगे ये आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक रिलोड सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं बॉडी पे थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, क्लास मार्जिन, मैं मार्जिन दे देता हूँ 16 पिक्सल, या हाँ 16 पिक्सल ही, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा साइड से दूर हो गया है। और फिर यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे एक पी टैग लगा देते हैं या H1 H2, क्या एंकर टैग है ये तो, ठीक है। तो कौन सा टैग है, कोई नहीं, हम कुछ भी दे देते हैं। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट, टेक्स्ट आ जा, कॉपी हो जा। ये पता नहीं कहाँ है इसका टेक्स्ट, ये वाला दिख नहीं रहा है। चलो मैं लॉरम इप्सम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो ये कार्ड है हमारा, तो सबसे पहले इमेज है, मतलब इमेज नहीं टेक्स्ट है, फिर इमेज है, ठीक है। यहाँ पे इमेज है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। मैं एक पी टैग ही ले लेता हूँ, ठीक है। पी टैग मैं लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट कहीं से भी कॉपी कर लेता हूँ, ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये इधर आ गया। अब ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ब्लैक है, ठीक है, इसका कलर जो है ब्लैक है। मैं इसको व्हाइट दे देता हूँ, ये मैं यहीं पे दे देता हूँ, टेक्स्ट व्हाइट। इस तरह से हम दे सकते हैं। ये क्लासेस मुझे याद है, मैंने यूज़ किया इसलिए मुझे याद है, आपको नहीं याद है आप गूगल करना, ठीक है। ये टेक्स्ट व्हाइट कर दिया मैंने, इसको रिलोड करूँगा, ये टेक्स्ट व्हाइट हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, देखते हैं कितनी पैडिंग है यहाँ पे। तो पैडिंग लगभग 16 पिक्सल दिख रहा है, मैं पैडिंग 16 पिक्सल दे देता हूँ, यानी कि पैडिंग 4P4, ठीक है। तो ये पैडिंग हो गई। और फॉन्ट साइज मैं इस पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज, नहीं तो ऊपर भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट साइज क्लास। और ये सारा CSS हमारा जनरेट हो रहा है, जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं सब कुछ जनरेट होता जा रहा है, ठीक है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, आप मान के चलना वो जनरेट हो रहा है, हम नहीं देखेंगे तो भी जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट नहीं, मुझे कलर करना है ना, कलर नहीं, क्या करना है मुझे, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। हाँ, तो टेक्स्ट फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट की क्लास ही होती है टेक्स्ट एक्सेल कर देते हैं। तो ये लगभग 20 पिक्सल हो गया फॉन्ट साइज, ये 20 पिक्सल हो गया। और फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 600 कर देते हैं। तो मुझे क्लासेस याद हैं, आपको नहीं याद है। फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, तो ये 700 हो गया, 700 भी ठीक है, इतना कर दिया। और फिर यहाँ पे इमेज है एक, चलो इस इमेज को कॉपी करते हैं। मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, कौन सी इमेज ले लूँ, ये इमेज देखते हैं। ये इमेज यहाँ पे ये सब कुछ थोड़ा सा उस तरह से सही से दिख नहीं रहा है, मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ, ठीक है। टेलविंड, गूगल पे सर्च करूँगा, जो भी इमेज आएगी वही यूज़ कर लूँगा मैं। चलो हम ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। मैं इसका कॉपी इमेज URL करता हूँ, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। और फिर मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लगाता हूँ, IMG, ये सोर्स डाल दिया, बहुत लंबा सोर्स है ये तो, ठीक है, इतना डाल दिया। अब ये देखो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ गया। अब इसका भी कोई बॉर्डर रेडियस है, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिख दूँ, क्लास, ठीक है। यहाँ पे राउंडेड देते हैं थोड़ा सा, इसका बॉर्डर रेडियस राउंडेड एक्सेल दे देते हैं, ये राउंडेड हो गया। और यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप, या चलो देखते हैं यहाँ पे फ्लेक्स कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करके दिखाता हूँ। फ्लेक्स, और फ्लेक्स करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, तो मुझे क्लासेस याद हैं, आपको नहीं याद है, आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लेक्स डैश कॉल, ये करेंगे तो ये कॉलम हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है ये कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, ये स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर भी है एक, ठीक है, बॉर्डर भी दे देते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट थोड़ी सी हम कम करते हैं, हाइट कहाँ गई, हाइट 80 पिक्सल ही कर देते हैं, एकदम स्क्वायर की तरह हो जाएगा फिर ये कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे चलो बॉर्डर देते हैं, मैं बॉर्डर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लासेस बहुत लंबी होती जा रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर, बस केवल बॉर्डर अगर हम कर देंगे
तो वही बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन ब्लैक कलर होगा। लेकिन बॉर्डर का कलर हम चेंज करते हैं, बॉर्डर व्हाइट, ठीक है, बॉर्डर व्हाइट आया, ये व्हाइट हो गया, लेकिन बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा। मैं बॉर्डर रेड कर देता हूँ ताकि दिखे। रेड रेड का कुछ हमें वर्जन देना होगा, रेड 500, ये अभी आ गया है, लेकिन अभी भी दिख नहीं रहा, बहुत ही पतला सा है। यहाँ पे अगर हम जूम इन करेंगे तो बहुत पतला सा है। तो बॉर्डर -2 यानी कि 2 पिक्सल का मोटाई हो जाएगा ये। तो इसको अगर हम हटा देंगे, बॉर्डर अगर हम केवल लिखते हैं तो 1 पिक्सल होता है, बॉर्डर 2 लिखते हैं तो 2 पिक्सल हो जाता है। तो अभी थोड़ा मोटा दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 नहीं 4 होगा शायद, हाँ 4 है, ठीक है। तो अभी हमें एकदम अच्छे से बॉर्डर दिख रहा है। अभी अगर मुझे हवर करने पे इसका कलर चेंज करना है, हवर पे ग्रीन कर देते हैं कलर का, इस कलर को, जैसे कि यहाँ पे हवर करने पे थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर हवर करूँ तो हवर पे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा हवर, ठीक है। आपको गूगल करना है, आपको नहीं पता है। हवर करने पे बॉर्डर का कलर हमें चेंज करना है, ग्रीन 500, ये किया, कलर चेंज हो गया। तो ये टेलविंड से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसका एक ही ड्रॉबैक है, बस एक ही ड्रॉबैक यही है कि हमारी जो क्लासेस हैं बहुत लंबी हो जाती हैं। देखो कितनी लंबी हो गई क्लास। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, उसका भी इलाज है। चलो उसका इलाज मैं दिखाता हूँ क्या है। उसका इलाज ये है, एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है इनलाइन फोल्ड। इनलाइन फोल्ड ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे हमारी सारी क्लासेस गायब हो जाएंगी। देखो इसको इंस्टॉल कर लिया, ये क्या हुआ, सारी क्लासेस गायब हो गई, ठीक है। ये क्या किया इसने, सारी क्लासेस को इसने कोलैप्स करके 3 डॉट कर दिया है। एक्चुअल में केवल देखने में ऐसा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी क्लासेस आ जाएंगी। और थोड़ी सी सेटिंग्स करते हैं हम, मैं कंट्रोल कॉमा करके सेटिंग्स खोलता हूँ, यहाँ पे सर्च करूँगा इनलाइन फोल्ड, ठीक है। ये इनलाइन फोल्ड का यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। मैं एक बार एक्सटेंशन वाले में ही जाता हूँ, इधर ही इसकी सेटिंग्स दिख जाएंगी हमें। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन सेटिंग्स। ये अभी भी सेटिंग्स नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है भाई, ये दिखाना चाहिए, इसकी सेटिंग्स दिखानी चाहिए मुझे। ये आके गायब हो जा रहा है। एक बार मैं रीलोड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट P और रीलोड डेवलपर विंडो, तो शायद आ जाए। हाँ ये आ गया है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स जो भी आ गई हैं, ठीक है, तो सही है। यहाँ पे हम थोड़ी सी सेटिंग्स करते हैं। सेटिंग्स क्या करेंगे, देखो ये एक तो इसने क्या किया है, जो भी क्लासेस हैं उसको 70% ओपेसिटी कर दिया, इसको हम 0 मतलब 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये अभी अगर हम देखें तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल की तरह दिख रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे अगर मैं इसको साइड में खोल देता हूँ, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो इसकी ओपेसिटी 70% बाय डिफॉल्ट रहती है। मान लो अगर 30% रहती तो बहुत ही कम अच्छे से दिखता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है। तो इसको हम 1 कर देते हैं ताकि जब ओपन करें तो हमें नॉर्मली जैसे ही दिखे। तो ये ओपन कर दिया हमने, नॉर्मली जैसा ही दिख रहा है, तो ये ठीक है। और आपको एक चीज़ दिखाना है, यहाँ पे ये जो 3 डॉट है ना, इसको आप कुछ भी चेंज करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रो कोडर अगर लिख दूँ तो ये ऐसा लगेगा कि सारा प्रो कोडर है। यहाँ पे ये देखो, ये प्रो कोडर, सब कुछ सारी क्लासेस चेंज होकर प्रो कोडर हो जाएंगी। लेकिन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3 डॉट ही रहने देते हैं, ये ज़्यादा सही है। और इसको हम ओपन मतलब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो सही है, ठीक है, सही है। हम यहाँ पे अभी जैसे ही क्लास के अंदर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक और सेटिंग है, मैं ओपन करता हूँ, एक बार देखता हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। फिर से मैं एक्सटेंशन में जाऊँगा, इनलाइन फोल्ड, नहीं तो हाँ इनलाइन फोल्ड, यहीं पे सर्च करता हूँ। और यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाता हूँ, एक्सटेंशन सेटिंग्स, और यहाँ पे एक और सेटिंग है कि हम उस लाइन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड कर देगा। ये टॉगल पर फाइल ये है, ठीक है। अनफोल्ड ऑन लाइन सेलेक्ट बोल रहा है, अनफोल्ड करना है लाइन सेलेक्ट पे, यानी कि अगर हम इस किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी क्लास है ये अनफोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से कर दो। मैं इसको डिफॉल्ट ही कर देता हूँ, अनफोल्ड ऑन लाइन सेलेक्ट हटा देता हूँ मैं। तो अभी क्लास के अंदर हम जब यहाँ पे अंदर ही क्लिक करेंगे तभी अनफोल्ड होगा। तो ठीक है, इसका इलाज हो गया।
ठीक है, जो इतनी लंबी क्लास थी। ये तो हमारा यूआरएल है, ये क्लास नहीं है। इतना लंबा यूआरएल हमने गलती से कॉपी कर लिया, इतना बड़ा पूरा। मतलब ये एक्चुअल में ये डेटा करके है, एक्चुअल में वैसा यूआरएल नहीं है। यानी कि ये उसका इसको बोलते हैं, मतलब बेस 64 वर्जन है। ठीक है, ये बेस 64 है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में है यहाँ पे। तो ठीक है, काम कर रहा है सब कुछ। और हमारा ये एक्सटेंशन से सर्वर जो था वो स्टॉप हो गया। एक बार मैं सर्वर को फिर से स्टार्ट करता हूँ और ये सही चल रहा है। और मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा टेलविंड चल रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और मेरा इतना बन गया है कार्ड लगभग। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेटिंग्स हम कर सकते हैं, टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सब कुछ अच्छे से सीखेंगे। तो टेलविंड बहुत ही पावरफुल है। और इसकी जो क्लासेस हैं, ये ऐसे वैसे क्लासेस नहीं है कि कुछ भी क्लासेस दे दी हैं। ये ऐसी क्लासेस हैं कि अगर इनका हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं तो देखने में सुंदर दिखेंगी। वो एक गाइडलाइन को फॉलो करती हैं, डिज़ाइन गाइडलाइन को फॉलो करती हैं। तो जानबूझ के वैसी क्लासेस लिखी गई हैं। ठीक है, 4-4 पिक्सल का गैप है, तो ये 4-4 पिक्सल का गैप है, 2-2 पिक्सल का गैप है, ये सब कुछ जानबूझ के किया गया। क्योंकि अगर हम कुछ भी 3 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दें तो वो उतना डिज़ाइन सेंस नहीं बनाता है। वो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें देना है तो 4 के मल्टीपल्स में या 2 के मल्टीपल्स में देना होता है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करता है, अच्छी डिज़ाइन गाइडलाइन को फॉलो करता है। तो टेलविंड काफ़ी मस्त है हमारे लिए। खुद से टेलविंड मतलब ये CSS लिखता है। और फिर इसको हमें डिप्लॉय जब करना है तो हमें नोड मॉड्यूल्स नहीं डिप्लॉय करना है, हमें बस केवल सोर्स फोल्डर को डिप्लॉय कर देना है और ये काम करेगा एकदम मस्त। हमें तो CSS जनरेटेड चाहिए, ये CSS जनरेट करके इसने दे दिया है, हमें बस CSS फाइल मिल गई। अब हमें आराम से हम कुछ भी कर सकते हैं, CSS मिल गई है, जो भी मन हो, जैसे भी मन हो वैसे डिप्लॉय करो। ठीक है, तो हमें ये जो टेलविंड है उसको प्रोडक्शन पे नहीं चाहिए होता, हमें डेवलपमेंट करने के लिए ही चाहिए होता है। डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। एक समझ लो रोबोट है जो कि लिख रहा है हमारे लिए, CSS लिख रहा है, हमारी HTML को देख रहा है, HTML में जो भी हम CSS लिख रहे हैं वो अपने मन से लिख दे रहा है वहाँ पे अपने CSS फाइल में। तो बहुत ही मस्त चीज़ है टेलविंड। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे टेलविंड क्या होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही चीज़ें कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेलविंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लेना। आप चाहें तो आप प्रोकोडर का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोकोडर का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली हर संडे लाइव करता हूँ मैं गूगल मीट पे रात को 8 बजे, आप वहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।